हाँ, आज अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक लिया है, बहुत धुआंधार तरीके से इसमें सब कुछ ऐड कर दिया है मैंने। अगर आपने एक सेकंड में स्किप कर दिया ना तो मुश्किल हो जाएगा, एक एक चीज़ को करना है। बहुत टॉप लेवल की चीज़ें मैंने ऐड कर दी इसके अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक शानदार चीज़ें, एकदम टू द पॉइंट, बड़े ध्यान से समझना है। और एक ही वीडियो में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय, जो हिंदी व्याकरण के अंदर क्लास 12 में ये अपना टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिविल सर्विसेज तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आता है। इसको पूरी PhD में आपको कराने वाला हूँ। और आपको वो जो अपनी 17-18 वीडियोज़ की सीरीज चल रही है ना व्याख्या वाली, वो कंटिन्यू चलती रहेगी। मैंने सोचा बीच में एक व्याकरण टॉपिक आपको दे दूँ, फिर वापस वो अपना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कल आपको इंग्लिश का सीरीज भी चला दी मैंने एक, तो इंग्लिश की सीरीज भी कंटिन्यू चलेगी। तो बड़े शानदार तरीके से अपन करने वाले हैं, बस आपको मेरे साथ के साथ फॉलो करना है बातों को। तो आप हेडिंग लगा सकते हो, भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि इस क्लास के बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, ये सब कुछ है। ठीक है, बस अच्छे से देखना है मेरे साथ और समझना है। थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। पहली बात है भाषा की। भाषा क्या है, जैसे अभी मैं आपको बोल पा रहा हूँ, मैं जिस भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं बोल की मतलब भाषा का यूज़ क्या है कि मैं भाषा से आपको समझा पा रहा हूँ। अगर ये नहीं होती तो अपने अब एक दूसरे को कैसे सुनते, कैसे समझ पाते। तो भाषा के बहुत ज़्यादा यूज़ है, एक एक पॉइंट बनाना है कि पहली बात थोड़े अपन इसके हिस्ट्री में जाएंगे। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की भाष धातु से हुई थी। ठीक है, इस भाष धातु का मीनिंग होता है, या फिर इस भाष धातु का अर्थ होता है कथन या फिर कहना। ठीक है, और अगर आप फिर भी भाषा शब्द को ऐसे संधि विच्छेद करना चाहते हो ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, भाष प्लस इसमें आ प्रत्यय आ जाता है। आ प्रत्यय जानते हो ना, जो शब्द के पीछे लगता है वो प्रत्यय होता है, और जो शब्द के पहले लग जाता है उपसर्ग होती है। तो भाष में आ प्रत्यय लगने से भाषा बनता है। ठीक है, ये सिंपल हो गया, कहीं लिख लेना, काम आती है सारी चीज़ें। फिर अब भाषा है क्या, भाषा के बारे में एक एक पॉइंट बनाएंगे कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, जैसे मैं बोल कर आपको समझा पा रहा हूँ, या लिखकर, ये जैसे लिखा हुआ है, या फिर कुछ संकेतों के माध्यम। संकेतों का मतलब होता है ना, अपन कुछ इशारों समझाते हैं, जैसे हाथ से कर दिया। अब जो जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो ऐसा करते हैं कि हाँ चलो चलो आगे चलो आगे चलो, यह इशारा हो गया। या फिर टाटा बाय बाय अपन करते हैं, वो सब इशारा हो गया। या फिर कभी ऐसे वाले इशारे हो गए गुस्से वाले, तो बहुत सारे इशारे हैं, कभी ये वाले इशारे हो गए, हाँ हो जाएगा। मतलब ये अपने संकेत है जो अपन एक दूसरे को समझा पाते हैं। ठीक है, ये सब संकेतों के माध्यम से परस्पर अपने विचार सरलता, स्पष्टता और निश्चितता तो पूर्णता के साथ प्रकट करते हैं। जैसे अभी मैं आपको कुछ ऐसा हाथों से कर रहा हूँ, ये या फिर कुछ बोल के सुना रहा हूँ, कुछ लिख के दिखा रहा हूँ, ये सब भाषा ही तो है। ये भाषा के डिफरेंट रूप हैं। इजीली याद हो गया, पहला पॉइंट याद हो गया। सेकंड, भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव एवं विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। अभी जैसे मैं मेरे भाव या मेरे विचार आपको पहुंचा रहा हूँ, ये भाषा का एक माध्यम है जिससे मैं आपके पास पहुंच पा रहा हूँ। ठीक है, तथा दूसरे व्यक्ति के भाव, और आप भी अगर मेरे से रूबरू होते, या फिर जैसे अपन टेलीफोन पे या फिर मोबाइल पे बात कर रहे होते, तो आप उधर से बोलते, तो अपन एक दूसरे की भाषा की वजह से ही आपके विचार में सुन पाता, मेरे आप सुन पाते, तो दूसरे व्यक्ति का भी भाव या विचार जान पाते हैं। ये सब भाषा का योगदान है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे कैसे पॉइंट बनाना है, ज़बरदस्त चीज़ें मिल रही है आपको। फिर है, भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, या फिर हमारे पास जो भी स्टोर किया हुआ ज्ञान विज्ञान है, संचित का मतलब स्टोर किया हुआ जो भी संचित ज्ञान विज्ञान है, या फिर अपनी महान पहले की जो परंपराएं हैं उनको जान पाते हैं। कैसे कि हम इतिहास की बुक पढ़ेंगे, इतिहासों में क्या क्या हमारे राजा महाराजाओं ने या फिर हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया, हमारे देश में क्या क्या हुआ, तो वो भाषा ही तो है जो लिखी हुई, हम देख पा रहे हैं उसको। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि हमारा कल्चर कैसा था, हमारी हिस्ट्री कैसी थी, कल्चर कैसा था, या फिर हमारे ज्ञान विज्ञान क्या क्या थे, स्टोरेज क्या चीज़ें हैं, सब जान पाते हैं। अब थोड़ी डिफरेंट बात, भाषा परिवर्तनशील है। ठीक है, और भाषा में ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है, परिवर्तनशील है, ये चेंज होती रहती है। कैसे? इसमें कहीं ना कहीं आप जहाँ जाओगे, जैसे मैंने कोटेशन में लिखा है, कोस कोस पर पानी बदले, 5 कोस पर बानी। बानी का मतलब वाणी, अपनी वाणी मतलब कि अपनी भाषा। ये देखा होगा आपने, हर थोड़ी सी जगह अपन अगर जाते हैं 7-8 मील पे फर्क पड़ जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। तो कोस का मतलब, वैसे कोस का मतलब 3 किलोमीटर जो होता है ना, उसको देसी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में कोस बोलते हैं। एक कोस का मतलब 3 किलोमीटर। तो कोस पर पानी बदले, पानी का भी स्वाद बदल जाता है, और वैसे ही 5 कोस पर बानी। तो ये मैंने जानबूझ के लिखा है कोटेशन, कहीं कहीं फिल इन द ब्लैंक्स में भरवा दिया जाता है। ठीक है, वो ध्यान रखना। एक वेरी इंपॉर्टेंट है, भाषा मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। अभी जैसे मैं मौखिक बोल रहा हूँ आपको, तो मौखिक अभिव्यक्ति एक माध्यम है। ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं, टू द पॉइंट याद करने हैं। ठीक है, इसीलिए एक छोटी सी डेफिनेशन में लिखी है। हालांकि डेफिनेशन तो हर तरह की बनती है, लेकिन महाभाष्यकार पतंजलि ने जो बताई है वो है कि मनुष्यों की व्यक्त, ये व्यक्त है, ठीक है,
मनुष्य की व्यक्त और वर्णात्मक वाणी ही भाषा है। इंसान क्या व्यक्त कर रहा है और कैसे उसको डिस्क्राइब कर रहा है, वही उसकी लैंग्वेज है, भाषा है। ईजी है, तो सब पॉइंट याद करने हैं। फिर मेन चीज़ जो आती है, दो प्रकार की भाषा होती है। एक जो मैं बोल रहा हूँ आपको मौखिक, एक जो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको लिखित। भाषा के दो रूप हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि भाषा कितने प्रकार की होती है। मौखिक और लिखित दो प्रकार की होती है। मौखिक की बात करते हैं और लिखित की बात, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन डीप बनेगा। कैसे? मौखिक भाषा, मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा, आपस में भी जैसे अपन बात कर रहे हैं तो अपन किससे बात करेंगे? मौखिक, मतलब बिना कुछ लिखे। या उद्बोधन यानी कि भाषण बोल दो, चाहे आप सामने खड़े हो किसी को उद्बोधन कर रहे हो, जैसे स्टेज पर जा रहे हो, वो सब के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है। लेकिन लिखित भाषा, लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिखकर, लिपि का मतलब अभी आगे बात करूंगा, इस लिपि की पूरी डिटेल से बता दूंगा अभी आगे क्या लिपि होती है, लिखना विखना सब समझेंगे। ये लिख कर दिखाई जाती है, लिखित में लिख कर दिखाना पड़ता है। मौखिक में कुछ उद्बोधनों द्वारा, भाषणों द्वारा हम एक दूसरे से बात करके बता सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंटों को बड़े ध्यान से पढ़ना है। कैसे? जैसे कि सामान्य जनजीवन, जो हमारा जनजीवन है, जैसे मैं इसको बिना पढ़े नॉर्मल समझाऊँ आपको, कि जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, जब स्टार्टिंग छोटा सा बेबी होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में वो क्या करता है, वो अपनी मदर टंग ज़्यादा पकड़ता है, जैसे मम्मी पापा जो लैंग्वेज बोलते हैं ना, वो उसको जल्दी पकड़ लेता है, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो मतलब उसको मौखिक लैंग्वेज जो है ना, मौखिक भाषा, उसको ज़बरदस्ती, उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते, उसको वो ईजिली पकड़ लेगा उसको। लेकिन लिखित भाषा में बड़ा जोर आएगा उसको। मतलब मेरा कहने का ये है, मौखिक भाषा समझने के लिए ज़्यादा जोर नहीं पड़ता, लेकिन लिखित भाषा करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर देकर डीपली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर व्याकरणिक नॉलेज होना चाहिए, व्याकरण का ग्रामेटिकल नॉलेज होना पड़ता है। कौन सी मात्रा आएगी, कौन सा, सब कुछ समझ रहे हो ना, अल्फ़ाबेट्स वगैरह जो इंग्लिश पढ़ते हैं, वैसे इसमें क्या खड़े क्या आएंगे, कौन सी छोटी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, सब कुछ वही समझाना चाह रहा हूँ। कि जो सामान्य नॉर्मल जो हमारी लाइफ है, जनजीवन है, उसके बीच बातचीत में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। हम मौखिक की तो बात करते हैं, कोई लिख लिख के थोड़ी देते हैं हर किसी को, आपस में मौखिक बात करते हैं, ठीक है। इसे प्रयत्नपूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कोई जोर दे के, कोई नॉर्मल बात है, हर कोई सीख जाओगे, एक दूसरे को अपन सुनेंगे ना बार बार, तो ऐसे सीख जाते हैं। ज़्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन थोड़ा सा अभी समझना, अभी तो हाँ कह रही है चल रही है, बल्कि जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार समाज के संपर्क में तथा परस्पर संप्रेषण व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से मौखिक भाषा सीख लेता है। जैसे जन्मेगा तो अपने परिवार के कॉन्टैक्ट में रहेगा, या फिर अपने जो भी बाहर निकले थोड़ा व्यवहार, एक दूसरे से व्यवहार करेगा, जानेगा, तो इजीली सीख लेगा। लेकिन बस इसकी बात कर रहा था मैं, जबकि लिखित भाषा की वर्तनी और उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। जैसे कि अपन इसको बोलते हैं प्रयत्न, थोड़ा जोर देके कि इसको पैर के नीचे आधार रहे, प्रयत्न पूर्वक हर चीज़ पे जोर दे कि भाषा, एक होती है भाषा, यानी से भी 3 तरह के शय होते हैं जिसमें हर किसी की दिक्कत होती है। ये सब बातें, संप्रेषण, व्यवहार, हर तरह की बोल, थोड़ा जोर देना पड़ता है। एक एक चीज़ वर्तनी सीखनी पड़ती है, कैसे अनुरूप में नू छोटा आएगा, रू बड़ा आएगा, मतलब हर चीज़ सीखनी पड़ती है। तो इसमें थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। तो आपने क्या सीखा? मौखिक भाषा के अंदर ज़्यादा प्रयत्न या फिर जोर लगाना नहीं पड़ता, ज़्यादा कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली के कांटेक्ट में या परिवार में या आसपास के व्यवहार से सीख जाएगा हर कोई। लेकिन लिखित भाषा के अंदर उसकी वर्तनी, ग्रामेटिकल नॉलेज, व्याकरण का नॉलेज होना ज़रूरी पड़ता है, और उसमें थोड़ा प्रयत्न भी करना पड़ता है, तब जाके वो सीखता है। मेन चीज़ ये समझ में आ गई? ओके। फिर एक अंतर और है, मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। एग्जाम में कोई ऑप्शन में दे देगा कि मौखिक भाषा खाली जगह पर वालेगा। मौखिक भाषा भाषा का कौन सा रूप है? मूल रूप है, ठीक है, जो परिवर्तनशील होता है, ये चेंज होता रहता है। कैसे? कि जैसे आज अपन मिले, ठीक है, तो अपन ने कहा हेलो गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है, ठीक बोल दिया। कल हो सकता है अपन थोड़े दिन बोल दिया और क्या हाल है, मतलब अपन चेंज होते रहते हैं सेंटेंस। कोई जरूरी नहीं है जो बोला कल बोला वही परसों बोलूँगा। कल को गुड मॉर्निंग कराए नहीं, सीधे बोले और क्या हाल है, अगले दिन बोल दिया वो लोग, फिर वापस बोल दिया अपने गुड मॉर्निंग। मतलब अपन चेंज करते रहते हैं। मौखिक जो लैंग्वेज है ना, वो अपन चेंज करते रहते हैं। डिफरेंट तरह की लैंग्वेज, मतलब अलग अलग तरह से बोलते हैं। लेकिन अगर कोई बात लिख दिया आपने, कोई लिख के दे दी, तो वो तो फिक्स रहेगी। जैसे आप लिख के दे दिया कोई चीज़, किसी को लिख के दे दी, तो वो कागज़ तो फिक्स हो गया, अब वो परमानेंट, वो वहीं लिखित रहेगा। तो ये ध्यान रखना कि लिखित भाषा स्थायी रूप है। लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप है। वो लिखने के बाद में फेरबदल नहीं होता, उसमें कोई लिख दिया आपने उसको, ठीक है। इसमें ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे कि आ, ई, ये सब ध्वनि चिन्ह है जो हम लिख दिया, इसमें ध्वनि चिन्ह का साउंड का प्रयोग होता है। लेकिन मौखिक में कोई ऐसा पाबंदी नहीं है। मौखिक परिवर्तनशील है, हालांकि भाषा का मूल रूप है, स्थायी रूप नहीं है, अस्थायी रूप है ये। इसको बार बार ये परिवर्तनशील है, चेंज हो सकती है,
जो बोलते हैं ज़रूरी नहीं सेम टू सेम वापस बोला जाए। अब जैसे मैंने कह दिया, मैंने भी आपको समझाया, अब मेरे को वापस कहा जाए फिर समझाओ इसको, तो मैं हो सकता है वापस जब इस पैराग्राफ को समझाऊँ तो कुछ अलग यूज़ करूँ, सेम टू सेम नहीं बोल सकता, ये गारंटी है थोड़ा बहुत चेंज हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़, लेकिन मैंने लिख दी ये बात, ये ऐसी कैसी रहेगी, चाहे मैं दोबारा समझाऊंगा ना तो भी ये पैराग्राफ ही रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये मौखिक और लिखित में ये मेन फ़र्क है। ओके, बहुत ज़रूरी है कि लिखित स्थायी है, मौखिक भाषा अस्थायी है, मूल रूप है, परिवर्तनशील है, ठीक। फिर बात आती है भाषा की। ओनली फॉर भाषा अगर कहें तो भाषा स्थायी नहीं होती। लिखित और मौखिक तो समझ के आ गए, लेकिन खुद लैंग्वेज कभी स्थायी नहीं होती। इसमें क्या होता है कि इसमें दूसरी भाषा के लोग संपर्क में आने से परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ही कह दूँ कि भाषा, देखो मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको हिंदी भाषा बोलनी चाहिए, एक बात तो मैंने ये कही। फिर मैंने कल वापस क्या कहा, आपको हिंदी लैंग्वेज बोलनी चाहिए। मैंने क्या वर्ड यूज़ कर लिया, लैंग्वेज। इसका मतलब मैंने किसी इंग्लिश के कॉन्टैक्ट में आ गया होगा तो मैंने भाषा की जगह लैंग्वेज वर्ड डाल दिया। सुना होगा मैं नॉर्मली की लैंग्वेज बोलना चाहिए, अब मैंने अभी क्या यूज़ किया, नॉर्मली, या फिर मैं कह सकता हूँ जनरली, सामान्यतया। मतलब हम क्या करते हैं कि जो लैंग्वेज जिसके कॉन्टैक्ट में आते हैं उनसे एक एक शब्द पकड़ लेते हैं, वर्ड पकड़ लेते हैं, बस वही। इसलिए भाषा कभी स्थायी नहीं होती। अपन एक दूसरे को जान पहचान के लिए, समझाने के लिए यूज़ करते हैं, तो डिफरेंट कॉन्टैक्ट में आने से वैसे ही हो जाते हैं अपन। जैसे पढ़े लिखे लोग होंगे ना, वो डिफरेंट तरह की भाषा बोलेंगे, और जो थोड़े अनपढ़ हैं या फिर किसान लोग हैं उनकी अलग भाषा होगी, वो हो सकता है। और कोई ऐसे होंगे जो प्योर हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड यूज नहीं करते। खूब सारे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश नहीं मिक्स, एक दो वर्ड उनको ज़्यादा आदत है, वो चीज़ ओपन भी बोलते हैं, शुद्ध हिंदी पर नहीं बोलते, बीच में इंग्लिश वर्ड यूज़ कर लेते हैं ऐसे। जैसे अभी मैंने कहा ना वर्ड, जबकि मुझे क्या करना चाहिए, शब्द। तो ऐसे अपन चेंज करते रहते हैं, तो ये चीज़ हो जाएगा। कैसे कि भाषा कभी स्थायी नहीं होती, वो जिसके कॉन्टैक्ट में आती है वैसी बन जाती है। जैसे कि हिंदी भाषा की पर अगर बात करें तो हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विशेष भाषाओं का इसमें क्या है, इसमें समावेश है, मिक्सअप है, ठीक है, आधार पर तथा व्यवहार के आधार पर इसमें ये समाहित है। तो याद क्या रखना है कि कोई भी भाषा स्थायी नहीं होती। जैसे कि हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, इन सब का मिश्रण है इनके अंदर यूज। खूब सारे वर्ड ऐसे हैं जिसमें हिंदी नहीं होती। जैसे अपन पूरी हिंदी व्याकरण जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कौन से शब्द अरबी शब्द होते हैं। कॉम्पिटिशन वाले चैनल जो अपना एमवी क्लासेज है, एमवी क्लासेज, इसके ऊपर मैं आपको ज़बरदस्त हिंदी कराऊंगा और ज़बरदस्त इंग्लिश, दोनों ग्रामर ऐसी कराऊंगा टॉप लेवल की। वहाँ पर आपको सब पता चल जाएगा, अरबी शब्द, फारसी शब्द, हिंदी शब्द, अंग्रेजी शब्द, उर्दू, संस्कृत, राजस्थानी, सब कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ें अब फिर वहाँ समझ में आएगी कि वाकई यार हिंदी में कितना मिक्स है सब भाषाओं का, ठीक है, वो ध्यान रखना। एक छोटी सी बात और लिखी है मैंने कि किसी सभ्य समाज का जो, कोई सभ्य समाज किसको कहेंगे अपन, तो किसी भी सभ्य समाज का जो आधार होता है ना, वो उसकी विकसित भाषा होती है, कि वो वहाँ के लोगों की कौन सी भाषा है। किसी सभ्य समाज, जैसे कहते हैं ढंग की अपन कहते हैं ना कि यार ढंग से बोलना, कैसी लैंग्वेज का यूज़ करता है ना, मतलब सभ्य लैंग्वेज बोलो, अच्छी लैंग्वेज बोलो, इसका मतलब वो सभ्य समाज है, कहते नहीं कहते, वो चीज़ है। तो ये तो नॉलेज की लिखी है मैंने बात, बाकी सब इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत डीप मैंने मेहनत करके पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए, मतलब एक पूरी PDF शानदार तैयार करी है। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें तो खूब सारे लोग कहते हैं कि जो हिंदी है वो सीधी संस्कृत से निकली है, तो ये कहना गलत है। संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी नहीं निकली है, संस्कृत से पाली भाषा का प्रयोग हुआ है, मतलब उसका विकास हुआ है, फिर प्राकृत भाषा का, फिर उसके अपभ्रंश भाषा से हिंदी निकली है। ये क्रम आपको याद होना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश और हिंदी। इसका मतलब ये है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश और फिर हिंदी आदि के क्रम में ही आज की जो हिंदी है, हिंदी, और उसके बाद में डिफरेंट राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में जो लैंग्वेज बोली जाती है, लाइक राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, ये सब भाषाओं का विकास हुआ है। आपको इन छोटे पे तो फिर भी नहीं जाना, हिंदी के बाद में ही छोटी छोटी भाषाएं स्थान लोकल लैंग्वेज निकली है, लेकिन ये क्रम मत भूल जाना। जो येलो कलर में अलग से हेडिंग लगाई ना आपके, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। संस्कृत, पाली, पी दोनों एक साथ है, उसके बाद में आपकी मतलब उसके अपभ्रंश हो गया, फिर हिंदी हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। संस्कृत पहले है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं हिंदी भाषा और व्याकरण के साथ में क्या कंपैरिजन है। हिंदी भाषा और उसकी व्याकरण, देखो बिना पढ़े ही सोच लो कि हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा अगर सीखनी है तो व्याकरण का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिना व्याकरण के न तो कोई शब्द बोल पाओगे, ठीक है, ना उसमें कोई मात्राओं की त्रुटियां सुधार पाओगे। इसलिए व्याकरणिक नॉलेज, जैसे इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश समझने के लिए ज़रूरी है, वैसे ही तो भाषा को शुद्ध रूप में लिखने तथा बोलने से संबंधित नियमों की अगर जानकारी लेनी है तो वो नियमों की जानकारी देने वाला मात्र एक शास्त्र है। ये कौन? व्याकरण। वेरी इंपॉर्टेंट, शानदार लैंग्वेज में आपकी डेफिनेशन तैयार होगी कि भाषा को शुद्ध रूप में लिखने तथा बोलने से संबंधित जो भी नियम, कानून, कायदे हैं, उनकी जानकारी देने वाला एक शास्त्र है, वो है
व्याकरण। फिर हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार चार मतलब वर्गों में विभाजित कर विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाता है। हिंदी व्याकरण कैसे पढ़ी जाती है? सबसे पहले एक वर्ण होता है। अभी आगे बात करूंगा क्या वर्ण होता है। जैसे कि मैंने कह दिया कि क एक वर्ण हो गया, एक शब्द, एक वर्ण, शब्द नहीं एक वर्ण क। फिर उससे जैसे मैंने कह दिया कि ये र कह दिया, रा बोल देता हूँ, ठीक। इसमें मैंने मैं जोड़ दिया, ये बन गया राम, ये बन गया शब्द। वर्ण था र शब्द था, रे वर्ण हुआ। इसमें आ की मात्रा गई, रे में आ मिला तो बना रा, लेकिन वर्ण लिखेंगे सिर्फ र। हालांकि चारों की डेफिनेशन मैंने आगे लिखी है, बड़े ध्यान से समझना। चारों की डेफिनेशन, वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है, पद क्या होता है, सबकी डेफिनेशन आगे लिखी है। लेकिन पहले समझ लो, वर्ण का मतलब एक अक्षर र, उसमें कोई मात्रा नहीं, ठीक। इसमें जैसे मैंने ये बन गया शब्द, कोई 2-3 के जुड़ने से शब्द बन गया राम, ये हो गया शब्द। फिर आती है वाक्य की बात। वाक्य का मतलब एक सेंटेंस, राम स्कूल जाता है, ये बन गया पूरा एक पद। एक जैसे उसको इसी का मीनिंग निकले, राम स्कूल जाता है, फिर वापस ऐसे थोड़ा एक बड़ा कोटेशन टाइप, वो पद विचार। अपन आगे बात करेंगे, शब्दों का वो ग्रुप होता है। इन सब की डेफिनेशन मैंने हालांकि आगे लिखी है, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको मैं बता दिया। फिर आपको ध्यान क्या रखना है, हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर 4 वर्ण, उसके बाद शब्द, उसके बाद में अपना वाक्य, और फिर उसके बाद में एक पूरा पद, 4 में बांटा जाता है। फिर किसी भी भाषा को जानने, अब व्याकरण की बात करें अपन वापस, हिंदी व्याकरण की बात करें। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको सिखाई थी कि किसी भी भाषा को अगर आपको जानना है तो उसमें व्याकरण का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ईजी है। किसी भी विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना हिंदी व्याकरण में होती है। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा और उसकी व्याकरण। ऐसा मान लीजिए अपन पढ़ रहे हैं व्याकरण का यूज़, व्याकरण का क्या क्या यूज़ है। तो पहली बात तो व्याकरण है कि किसी भी लैंग्वेज अगर पढ़ना है तो उसकी व्याकरण को पहले पढ़िए, क्योंकि वहाँ पर नियम कायदे हैं, ठीक है। फिर जैसे कि किसी भी देश में अगर आपको जाना है तो पहले उसका संविधान पढ़ना पड़ता है कि यहाँ पर क्या क्या नियम है, सीट बेल्ट लगाना नहीं लगाना, ठीक है। या फिर जैसे अपन USA वगैरह में जाते हैं तो उनकी ड्राइविंग जो स्टाइल है वो लेफ्ट साइड में ड्राइव बैठता है, जबकि हमारे यहाँ राइट साइड में ड्राइव बैठता है। तो क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए हमें पहले लेफ्ट साइड में बैठ कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ का नियम है। वही चीज़ है, अगर हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी, कोई चीज़ पढ़नी है, उसके लिए उसका व्याकरण पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अब और हिंदी व्याकरण में क्या क्या होता है, हिंदी व्याकरण में ध्वनि वर्ण होता है, पद होता है, पद का पद्यांश होता है, शब्द से शब्दांश होता है, वाक्य से वाक्यांश होता है, ये सब इसके अंदर होते हैं। इन सब की चर्चाएं अगर और ज़्यादा डीपली जाना है तो कॉम्पिटिशन चैनल पर जा सकते हो, अभी उतना नहीं जाना आपको। इतना समझना है कि व्याकरण के अंदर वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश, इन सब की नॉलेज इसी में होती है। फिर वो तो थी भाषा और व्याकरण से संबंधित बात। अब मैंने कहा था ना मैं लिपि आगे बताऊंगा, ये रही लिपि। लिपि क्या थी? तो भाषा और लिपि की अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं लिपि की डेफिनेशन। तो देखो, किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा मुझे लिखना है कि कहलाती है, तो मैंने लिखा कहलाती। तो जैसे इसमें आ की मात्रा लिखी, इसमें बड़ी की मात्रा लगाई, ये मतलब वर्तनी चिन्ह, मतलब आ की मात्रा का चिन्ह लगाया, ई की मात्रा चिन्ह लगाया, तो ये मेरी लिपि हो गई। तो किसी भी मौखिक ध्वनियों को लिख के बताना, जैसे मेरा ये सब मैं आपको मौखिक बता रहा हूँ लेकिन लिख के भी दिखा रहा हूँ, एक मेरी लिपि हो गई, ठीक है। अब लिपि में थोड़ा सा एक नॉलेज और करना है आपको, क्या कि संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी जो गोवा में बोली जाती है, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। आदि भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, बाकी सबका तो बने ना बने, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, तो हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। मतलब हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और देवनागरी के बेसिकली 2 रूप हैं, स्वर और व्यंजन। अभी अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सारी बातें आगे पढ़ेंगे, बस एक बार सोचते जाओ, लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, समझते जाओ, मेरे साथ से लिखना भी है। वैसे अंग्रेजी की पूछे तो अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की गुरमुखी है, उर्दू की फारसी है। ये लिपियाँ हैं जिसमें लिखी जाती है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, इन सब की तो देवनागरी लिपि। और अंग्रेजी की रोमन लिपि है, ठीक है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरमुखी के अंदर और उर्दू फारसी के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे हैं कंटिन्यू अभी चल रहा है। कौन सा हेडिंग चल रही है? यही चल रही है, भाषा और लिपि। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थायी रूप को अपन बोली कहते हैं। बोली, जैसे कह दिया कि राजस्थानी बोली, मारवाड़ी बोली,
जयपुर में ढूंढाड़ी बोली है ना, सब जगह डिफरेंट एक लोकल जगह बोली जाने वाली बोली होती है, और बोली हर जगह डिफरेंट डिफरेंट बोली जाती है। एक ज़िले में, एक डिस्ट्रिक्ट में भी 8-10 बोलियाँ बोली जाती है वहाँ लोकल, क्योंकि अभी कहा ना मैं 5 कोस बदले बाणी, तो बोली कहा जाता है, जिससे हम उपभाषा भी कह सकते हैं। भाषा तो मेन हो गई, जैसा कि हमने कह दिया कि हमारे भारत की राजभाषा यानी गवर्नमेंट लैंग्वेज जो है वो ऐसे मान लीजिए वो हिंदी है, जो पूरे देश में बोली जाती है मोस्टली, हालांकि साउथ इंडिया में नहीं बोली जाती, उसकी भी आगे बात कहूँगा, आज बहुत कुछ नॉलेज कराऊंगा। लेकिन एक बोली जैसे कह दिया कि राजस्थान, भारत में जयपुर की स्थायी लोकल में कौन सी बोली बोली जाती है, तो ढूंढाड़ी बोली जाती है। तो ढूंढाड़ी बोली सिर्फ यहाँ बोली जाती है और कहीं नहीं बोली जाती। तो यही है कि भाषा का स्थानीय जो लोकल रूप है वो बोली कहलाता है, ठीक है। इसे उपभाषा, इसका सेकंड नाम क्या है, उपभाषा, ठीक। फिर भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है। ना तो कोई, ये बिल्कुल भाषा सीमित है, थोड़ी सी जगह बोली जाती है, अविकसित है, डेवलप नहीं है ये, क्योंकि यहाँ की जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको मान्यता प्राप्त थोड़ी ना है, वो कोई मतलब रजिस्टर्ड नहीं है, वो 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है, बाकी तो बस बोली जा रही है, वो विकसित भी नहीं है प्रॉपर तरीके से, ठीक। और आम बोलचाल वाले रूप है ये, सिर्फ आम बोलचाल, यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, इसलिए उसको बोली कहते हैं। जिसमें साहित्य रचना नहीं होती, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसके जो साहित्य लिखेंगे अपन, जो लिटरेचर लिखेंगे वो इसी से लिखेंगे, नहीं, वो तो हिंदी इंग्लिश में लिखा जाएगा, मेन जो लैंग्वेज उन्हीं में लिखा जाएगा। इसका कोई व्याकरण भी नहीं होता। यहाँ जो लोकल लैंग्वेज होती है, अपन जो बोलते हैं लोकल लैंग्वेज, उसका कोई व्याकरण भी नहीं होता, ठीक है। और ना ही कोई शब्दकोश होता है, ना ही इसकी कोई डिक्शनरी होती है कि काय करियो छः, तो यहाँ ये कोई डिक्शनरी में थोड़ा ना लिखा हुआ है छः कहीं लिखा हुआ है, वो ये चीज़ें हैं। तो मतलब इनका ना तो कोई शब्दकोश होता, ना कोई व्याकरण होती है। ये बात समझ में आ गई, हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि बोली एक लोकल जगह बोली जाती है, इसका कोई ग्रामर नहीं होता, इसका कोई डिक्शनरी नहीं होती, ठीक है, ये बात है। लेकिन भाषा की अपन बात करें तो भाषा तो विस्तृत क्षेत्र है। अब हिंदी भाषा पूरा नॉर्थ इंडिया बोलता है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसका व्याकरण होता है। अब हिंदी का व्याकरण होता है, इसकी डिक्शनरी भी होती है, शब्दकोश होता है इसका, ठीक है, तथा इसमें ही साहित्य लिखे जाते हैं, हिंदी में साहित्य लिखे जाते हैं। ये बात तो वेरी इंपॉर्टेंट समझ में आ गई, या फिर इंग्लिश में साहित्य लिखे जाते हैं। ये मेन डिफरेंस है बोली और भाषा में, ठीक है, बहुत ईजी था, समझ में आपको आ गया। फिर बात करते हैं हिंदी कुछ बोलियाँ, बस 101%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पक्का है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया और आपके भी पक्का। कैसे कि हिंदी केवल खड़ी बोली का ही विकसित रूप नहीं है, हालांकि इसको हिंदी को खड़ी बोली का विकसित रूप माना जाता है कि खड़ी बोली को डेवलप होने के बाद हिंदी निकल के आ गई। ये अन्य बोलियाँ भी इसके अंदर मिक्स है। कौन कौन सी है वो देखो, पूर्वी हिंदी, भारत में पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी, ऐसे 5 पोर्शन में बांटा गया है, और एक एक चीज़ को याद करनी है, एक भी छूटना नहीं चाहिए। पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन से लैंग्वेज बोली जाती है, वो बोली जाती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये शामिल है पूर्वी हिंदी में 3, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ठीक है, ब्रज भाषा, ये यूपी वाला इलाका है, हरियाणा साइड में, बांगरू, हरियाणवी लैंग्वेज को बांगरू बोलते हैं, बुंदेली और कन्नौजी ये शामिल है, ठीक है। बिहारी, इसमें मगही, मैथिली, भोजपुरी, सब सुन रखा होगा, तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी में देखो, ये जितनी भी लैंग्वेज है ना, ये कल्चर एक टॉपिक होता है, ठीक है, कल्चर, चाहे राजस्थान कल्चर हो चाहे इंडिया कल्चर हो, उसमें मैं कंपटीशन वाले चैनल पर ज़बरदस्त बताने वाला हूँ। एक एक, जैसे मेवाड़ी किस जगह बोली जाती है, मारवाड़ी किस किन इलाकों में बोली जाती है, ढूंढाड़ी कहाँ बोली, मतलब हर लैंग्वेज की हर डिस्ट्रिक्ट कौन से जिले में कौन सी तहसील में बोली जाती है, वो अपन उसके जब कल्चर पढ़ेंगे उस अपने कंपटीशन वाले चैनल पे, एमयू क्लासेस पे, तब ये सारी बातें डिटेल से जानेंगे। लेकिन अभी अपना इतना नहीं है, इतना करोगे तो इसमें तो कोई 50 क्लास लग जाएगी, ठीक है। अभी अपन को इतना सा ही जानना है कि कौन सी जगह कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, या फिर राजस्थानी कौन कौन से पार्ट है। तो राजस्थानी के सिर्फ राजस्थानी ही नहीं होती, राजस्थान में मेवाड़ी होती है, ठीक है, राजस्थान में मारवाड़ी होती है, मेवाती होती है, हाड़ौती होती है, ये शामिल है। हालांकि कुछ विद्वान तो मालवी, ढूंढाड़ी और बागड़ी को भी राजस्थानी की तरह अलग बोलियां मानते हैं। ये भी लिखना है आपको, एग्जाम में क्या आएगा कि राजस्थानी भाषा में कौन कौन सी लैंग्वेज शामिल है, तो मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती 4, और फिर ये भी आ सकता है कुछ विद्वान और किन किन को ऑप्शन के तौर पे देखते हैं, मालवी, ढूंढाड़ी और बागड़ी को, ठीक है, ओके। फिर पहाड़ी भाषा में, पहाड़ी में जो बोली जाती है पहाड़ी इलाकों में, वह गढ़वाली, कुमाऊं, नीम और मंडियाली, ये बोलियाँ जाती है पहाड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 पार्ट कौन कौन से, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी। पूर्वी का मतलब ईस्टर्न, वेस्टर्न, ठीक है, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक भी स्किप नहीं होना चाहिए,
एक भी मिस नहीं होना चाहिए, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, ये ध्यान से पढ़ना आपको इसको। फिर है 14 सितंबर को, ये मैंने थोड़ी कुछ फैक्ट लिखे हैं, मेरी आदत है, शुरू से मैंने आपको कहा था कुछ चीज़ें मैं आपको कंपटीशन टच ले जाऊंगा। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में काफ़ी विचार विमर्श हुआ। डेट याद रखना, 14 सितंबर 1949। फिर उसके बाद में हमारी राजभाषा के रूप में हिंदी को माना गया और लिपि क्या रखी, देवनागरी को मान्यता मिल गई। वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान के कौन से आर्टिकल अनुच्छेद में लिखी हुई बात है, तो अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में, 343 का क्या बोल दो, 343 का फर्स्ट बोल दो, 343 का ए बोल दो, एक ही बात है। वहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि भारत की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी, ठीक। इसीलिए हम हर 14 सितंबर को, 14 सितंबर को राजभाषा दिवस बोल दो चाहे हिंदी दिवस बोल दो, उसके रूप में मनाते हैं। अंग्रेजी को हमने सेकंड भाषा रखा है, द्वितीय भाषा हमने किसको रखा, इंग्लिश को, कि भाई पहली राजभाषा ये रहेगी और सेकंड ऑप्शन के तौर पे इंग्लिश रहेगी। आप सोच रहे होंगे फिर ये इंग्लिश सेकंड ऑप्शन पे क्यों, तो ये जो हमारा दक्षिणी भारत है, जो साउथ इंडिया है, वो अहिंदी भाषी लोग हैं, वहाँ लोगों को हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आती। इसलिए हमारी सरकार ने एक नियम बना दिया कि जो अहिंदी राज्य हैं, स्टेट्स हैं, वो इंग्लिश को अपनी राजभाषा के तौर पे यूज कर सकते हैं, तो उनको छूट है, उनकी वहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश ही बोली जाती है। इंग्लिश में कागजी कार्रवाई, ऑफिशियल काम पूरा इंग्लिश में होता है, लेकिन बाकी नॉर्थ इंडिया का पूरा पोर्शन अपना ऊपर वाला पूरा नीचे तक, यहाँ हम हिंदी भाषी लोग हैं और हिंदी को हम मान्यता मानते हैं, ठीक है। बात लिखी है मैं नीचे, देखो कि राजभाषा का अधिनियम 1967, थोड़ा सा फैक्ट है, लिख लेना, काम आएगा। ये व्यवस्था की गई है कि जब तक जो अहिंदी भाषी लोग हैं या जो अहिंदी भाषी जो राज्य हैं, स्टेट्स जो हैं, वो हिंदी को स्वीकार नहीं कर लेते, जब तक हिंदी उनके समझ में नहीं आ जाती या नहीं स्वीकार कर लेते, जब तक अंग्रेजी हिंदी के साथ में राजभाषा होगी, वहाँ पर बनी रहेगी। ये हमारे 1967 का जो राजभाषा अधिनियम है, ठीक है, यानी कि जो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1967, उसमें ये बात लिखी हुई है, ठीक है। ओके, और ये क्वेश्चन IAS 2011 के अंदर पूछा भी गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन था, वो बात अलग है। फिर है संस्कृत के बारे में थोड़ा सा एक साइड में नोट करके लिख लेना कि संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा में, लिखा है ना, फॉर्मूला लिखा था अभी, सबसे पहले संस्कृत है ना, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, तो वही चीज़ है। तो संस्कृत हमारी सूत्र भाषा, मतलब शुरुआत संस्कृत से हुई थी, संस्कृत उसको सूत्र भाषा बोला जाता है, मेन लैंग्वेज बोला जाता है, ध्यान रखना, सूत्र भाषा है, तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा है, राजकार्य भाषा है, ये याद रखना। हो सकता है संस्कृत के बारे में कोई बात पूछ ले तो आपको ये बात लिखनी है। फिर बात है, फिर थोड़ा फैक्ट पे चलेंगे। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, जो 8th लिस्ट है, 8वीं अनुसूची के अंदर मान्यता प्राप्त प्रादेशिक 22 भाषाएं हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है, ठीक है, 22 लैंग्वेज को। और अगर पार्ट पूछे तो भाग 17 में ये बात लिखी हुई है। भाग 17 में 343 से लेकर 351 जो आर्टिकल है, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक पूरा का पूरा राजभाषा से संबंधित आर्टिकल है। फिर सुन लो, हमारे संविधान में जो मान्यता प्राप्त लैंग्वेज है, जो रजिस्टर्ड लैंग्वेज है, वो 22 है, 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है, इसके अलावा मान्यता नहीं है, बाकी सब लोकल लैंग्वेज है। और ये हमारे संविधान के भाग 17 में है। अनुच्छेद भी याद कर लेना, आर्टिकल 343 से लेकर 351 सारे अनुच्छेद राजभाषा से रिलेटेड ही हैं, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड ही हैं। जैसे कि अब इसकी भी थोड़ी हिस्ट्री और है कि जब हमारा जो मूल संविधान था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, उस टाइम पर 14 भाषाएं, सिर्फ और सिर्फ 14 भाषाएं थी, 14 लैंग्वेज को मान्यता मिली हुई थी। असमिया, लाइन वाइज याद करना, नंबरिंग करिए मैंने, असमिया, उर्दू, ओडिया, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, मराठी, मलयालम, संस्कृत और हिंदी, ये 14 लैंग्वेज, 14 लैंग्वेज, 14 भाषाएं जब हमारा संविधान बना था उसमें थी। अभी बन गई 22, अभी 22 को मान्यता मिली हुई है। लाइन वाइज याद करना है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कैसे कैसे आगे जुड़ी, देखो बाद में जोड़ी गई भाषाएं। 15वीं भाषा जोड़ी सिंधी, उसमें 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो समझ लेना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा, 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ था, उसके अंदर 15वीं लैंग्वेज, क्योंकि 14 तो पहले ही थी, 15 नंबर पे सिंधी को जोड़ा गया। फिर 71वां 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
1992 के अंदर 11वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें नंबर 16, नंबर 17 और नंबर 18 3 भाषाएं जोड़ी गई, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, ठीक है। और फिर ये नंबर 19, 20 और अच्छा एक ट्रिक भी है 21 और 22, इन तीन को अगर आपको याद करना हो, एक छोटी सी ट्रिक है, आप आजमा सकते हो कि जैसे कि एक कौम होती है ना, कौम एक कास्ट, तो इसको आप बना सकते हो कौमने, कौमने छोटी सी है, कौमने जो 11वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, कौमने मतलब ये कौम ही तो लग रही है, जैसे कोंकणी, नेपाली, ऐसा मान लीजिए कौम है, कौन से कोंकणी, मैं से होगी मणिपुरी, ने से होगी नेपाली, कौमने। और इसकी लिख सकते हो डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली की, इस पर हो जाएगा बॉर्डर, बॉर्डर में साथ, मतलब जैसे फौजी जवान होते हैं तो बॉर्डर में एक साथ रहते हैं, तो बॉर्डर में साथ, बॉर्डर में साथ का मतलब है साथ से तो संथाली हो गया, ठीक है, मैं से मैथिली हो गया, और बॉर्डर से बॉर्डर हो गया, और डर से डोगरी, मतलब ये इन दोनों से दो निकाल लेना, बॉर्डर से बोडो और डोगरी, ठीक है। तो बॉर्डर में साथ, ये 92वां संविधान संशोधन जब हुआ था 2003 में, तब ये चार लैंग्वेज जोड़ी गई थी, तो वेरी इजी है। 14 के बाद में 15 नंबर जोड़ी गई, 16 से 18 एक साथ, 3 एक साथ जोड़ी गई, 4 एक साथ जोड़ी गई, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। फिर हैं कुछ बातें और, भारत की 2 प्राचीन लिपियां हैं, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि, बिल्कुल इसके अंदर नहीं जाना, सिर्फ याद करो, बहुत बड़ी बातें हैं, इतना जाओगे तो फिर क्लास लेते रह जाओगे, इतना सा है कि ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि याद रख लेना, हमारी 2 प्राचीन लिपियां हैं, ठीक है। और इसमें ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि निकली है, इस ब्राह्मी लिपि ने ये वाली, इससे ही देवनागरी लिपि निकली है या उसका विकास हुआ है। और आपको पता है देवनागरी लिपि के बारे में एक खास बात, देवनागरी लिपि बाईं तरफ से, अपन ऐसे लिखते हैं, इधर से इधर लिखते हैं, हम कौन सी भाषा लिखते हैं, हिंदी से लिखते हैं, तो देवनागरी का यूज़ करते हैं, तो इधर से ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट से राइट लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है। और ये न तो शुद्ध रूप से अक्षरात्मक लिपि है और न ही वर्णात्मक लिपि, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें कुछ अक्षर फिक्स है, ना तो अक्षरात्मक लिपि है और ना ही कोई वर्णात्मक लिपि है, बस इसमें क्या होता है कुछ मात्राएं वगैरह अपन को यूज़ करके बनानी पड़ती है, ऐसा नहीं कि फिक्स से उठा के लिख लो, ऐसा नहीं है। अभी बताऊंगा आगे, देखो जैसे कि ये देवनागरी लिपि का कुछ बातें सीखेंगे तब आपको समझ आ जाएगी। इसका मानक रूप यह है कि देवनागरी लिपि सभी ध्वनियों को 2 प्रकार की होती है, देवनागरी लिपि में 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती है, ठीक है, मेनली कौन कौन सी, स्वर और व्यंजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वर 11 होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11, ए, आ, ई, उ, री, ये री है, ए, आई, ओ, औ, बस इतना ही होता है, 11 स्वर होते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट है मात्राएं, मात्राएं लिख देता हूँ, मात्राएं हालांकि देखो एक की कोई मात्रा नहीं होती, वेरी इंपॉर्टेंट है, ए में कोई मात्रा नहीं होती है, ए में कोई मात्रा नहीं होती, मात्रा स्टार्ट होती है आ, फिर आपकी छोटी ई, ठीक है, जिसको अपन ऐसा लिखते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो, छोटी ई, ये बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, और फिर अपन ले लेंगे री, ये री, इत छोटा सा बस री, ठीक है, री, फिर ए हो जाएगा, फिर आई में ध्यान रखना 2 मात्राएं होती है, फिर ओ, और फिर ये आओ, ये मात्राएं होती है, ठीक है, बस ए कोई मात्रा नहीं होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आ, छोटा ई, बड़ा ई, जैसे कि मुझे लगना है किसी, तो ये देखो किसी, इसमें मैंने छोटी की मात्रा लगाई, किसी को, ये देख लो किसी को, तो इसमें छोटी की मात्रा लगाई, सी में बड़ी की मात्रा लगाई, को में ओ की मात्रा लगाई, ऐसे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये री है, ये ए है, ये आई है और औ है, ये मात्राएं होती है, ए की कोई मात्रा नहीं होती, बता दिया मैंने। अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब होता है ये छोटा सा बिंदु, जैसे कि अंश, तो अंश के ऊपर देखो छोटा सा बिंदी लगा, मतलब वो अनुस्वार लगा, उसे बोलते हैं अनुस्वार। संपदा, ऊपर बिंदी लगी, हंस ऊपर बिंदी लगी, मतलब वो अनुस्वार है। फिर होता है अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब है चंद्र बिंदु, ऐसी चंद्र बिंदु होती है, ये चंद्र बिंदु, जैसे कि हंसना, धुआं, चांद, ये सब चंद्र बिंदु है, इसे बोलते हैं अनुनासिक। एक होता है विसर्ग, और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो मैं एक टॉपिक कराऊंगा कंपटीशन वाले चैनल के ऊपर, वर्ण विचार, पूरी पीएचडी तो तब होगी आपकी जब आप इस टॉपिक को देख लोगे ना, वर्ण विचार, मतलब ये हिंदी की पकड़ मजबूत करनी है तो ये टॉपिक, जैसे टेंस इंग्लिश ग्रामर को मजबूत करता है, वर्ण विचार हिंदी को मजबूत करता है, ठीक है, इस बात को जरूर आप ध्यान रखना। चंद्रबिंदु, हंसना, धुआं, चांद हो गया। विसर्ग, विसर्ग जैसे कि आप समझते हो ना, ऐसे विसर्ग आगे लगती है, संस्कृत में भी यूज होता है इसका, जैसे अधय, अधय गति, ये वर्ड एक ही है, बीच में अधय गति लगा हुआ, हिंदी में शब्द ऐसे होते हैं। दुख, दुख में देखो विसर्ग लगी हुई है। मन स्थिति, बीच मन स्थिति या मन स्थिति, ये विसर्ग ऐसी होती है, ये ध्यान रखना। स्वर के बारे में बातें कर रहे थे, स्वर में 11 आपके स्वर होते हैं, बाकी सब मात्राएं, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग होते हैं। थोड़ी बात करते हैं मैंने व्यंजनों की, ये व्यंजन है। व्यंजन क्या क्या गड़े आपको आते होंगे, तो देखो 5 ये हो गए, क्या क्या गड़े, छ जय हैं, ट डे डे, दोनों ही तरह के। नीचे जो ये नुक्ता लगा इसे बोलते हैं नुक्ता,
ये नीचे जो बिंदी लगी हुई है ना, ये ढ के नीचे, इसे बोलते हैं नुक्ता। ठीक है, ये भी हो गया। अण त थ द धन प फ ब भ म य र ल व श श श। ठीक है, ये अपने व्यंजन हो गए। ओके, फिर कुछ संयुक्त अक्षर होते हैं। क्षय, अब जैसे कषय किन्हीं दो शब्दों से मिलके बना है, जैसे आप लिखोगे ना क्षय तो के प्लस श ऐसा आएगा क्षय। ठीक है, त्रय में आधा तय प्लस र, मतलब कोई दो शब्दों से मिलके बनना, वो होता है संयुक्त व्यंजन। एक ये तो सब एक एक है, ये कोई किसी दूसरे से मिलके नहीं बने हुए, ये दो दो शब्दों से मिलके बने हुए हैं, क्षय त्रय ज्ञ श्रय। ठीक है, फिर होता है हल चिन्ह। हल चिन्ह का मतलब होता है किसी अक्षर को आधा करना। आधा मतलब ऐसे, ये ऐसे छोटा सा लगा होता है नीचे आधा। जैसे मैं कह दूं कि मैंने सपोज ऐसे लिख दिया कि सम, ऐसे इसको हलंत लगा, ये बोलते हैं हल चिन्ह। हलंत, हल लगा दिया मतलब उसको आधा कर दिया। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया प्रहलाद, ध्यान से समझना, वर्ड क्या लिखा हुआ है प्रहलाद। अब ये समझना यहाँ पर ये ऐसा करके और फिर ल लिखा हुआ है और फिर आकी मात्रा ल, प्रहलाद। इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि यहाँ जो अक्षर आपको आधा दिखता है वो पूरा होता है। जो आधा दिखता है वो क्या होता है, पूरा। इसके अंदर क्या है तो है आधा, ध्यान रखना, है तो आधा, ल है पूरा। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ सीख रहे हो आप, ध्यान से समझना। जो अक्षर आधा होता है वो पूरा होता है। जैसा कि अपराहन, इसमें न पूरा है, ये देखो ऐसा लिखा हुआ है ना, ऐसा लिखा हुआ है, इसमें यूं न लिखा हुआ है, यूं ऐसा न लिखा हुआ है, तो न तो है पूरा और है आधा, इसमें हलंत लगा हुआ है, मतलब हल चिन्ह लगा हुआ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नॉलेजेबल चीज़ है। पट्टे में भी ऐसा ही है, तो हल चिन्ह जैसे प्रहलाद, पट्टा और अपराहन, कुछ एग्जाम्पल में लिए, वो हल चिन्ह बोलते हैं उसको। अब देखो गृहीत स्वर, थोड़ी सी मिस्टेक रहेगी, पहले ठीक करा देता हूँ, ध्यान समझना। गृहीत स्वर में ये लाइन तो पहले आप समझ लो कि ये तो रिपीट है। 1 मिनट के लिए अपन इसको नहीं देखेंगे, इसको 1 मिनट मिटा देता हूँ मैं, इसको मत देखना आप, पहले ये समझना। गृहीत स्वर की बात बताता हूँ, ये वापस रिपीट हो जाएगी, फिर समझ में आ जाएगा आपको। गृहीत स्वर, ठीक है। और मैं गृहीत स्वर की अगर बात करूँ तो गृहीत स्वर में होते हैं 2 टाइप, अंग्रेजी और फारसी। अंग्रेजी भाषा से गृहीत ध्वनि या गृहीत स्वर, या फारसी से गृहीत स्वर, 2 तरह के होते हैं। अंग्रेजी में जैसे डॉक्टर हैं, मतलब ये आपने ये मात्रा देखी होगी, ऐसे चंद्र बिंदु टाइप लिखी हुई और ऐसे ये ऐसे वाली, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर में देखो ऐसा वर्ड यूज है, ना तो चंद्र बिंदु है ना कुछ, और सिर्फ ये साउंड वाला, ठीक है, जो टी जैसा दिखता है, टी नहीं है कि वो जैसे ऐसे लिखते हैं ना अपन, डॉक्टर में ये लगा दिया ऐसा, चंद्र बिंदु से थोड़ा कम, चंद्र बिंदु में तो बिंदी आती है, इसमें बिंदी नहीं है। डॉक्टर में ऐसे लगाते हैं, कॉलेज में ऐसा लगाते हैं, तो ये तो अंग्रेजी भाषा से गृहीत ध्वनि हो गई, ठीक है। वैसे फारसी से जैसे बोलते हैं ना गरीब, गज़ल, ऐसे वो वर्ड, यानी कि जो डॉट लगी हुई है ऐसे, किसी वर्ड पर जोर दे के बोलना, ठीक है, वो चीज़ हो गई। तो ध्यान रखना, गृहीत स्वर कहलाते हैं, जो 2 तरह के होते हैं। अंग्रेजी भाषा वाले तो ये जैसे डॉक्टर, ये सब लिखना, फारसी से नहीं, गरीब और गज़ल, जो अपन जोर दे के लिखते हैं, ठीक है। अब ये वाली चीज़ अगर यहाँ वाले आप देख भी लोगे ना तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जो मैंने यहाँ पर रिपीट लिखी है आपके लिए, ये है, ठीक है। अब ये चीज़ का मतलब ये आपको समझ में आ जाएगा, ये तो है इसका टाइप, और ये जो पीछे बच गया ना, इसमें बिंदु लगा लेना, क ख ग ज फ, ये इसका है। अब समझ में आ गया, वो एक साथ दोनों को लिखा था, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना है, भाषा की 5 इकाइयाँ होती है। भाषा की कितनी इकाइयाँ होती है? 5 इकाइयाँ होती है, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, जो मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, ठीक है। वहाँ लिखाया था मैंने, ध्वनि नहीं थी, बाकी शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार लिखा था ना, वही। लेकिन अगर इकाइयाँ पूछे तो भाषा की 5 इकाइयाँ होती है। ध्वनि जो अपन बोलते हैं, साउंड, फिर वर्ण, क्या क्या गड़ा कोई एक वर्ण, फिर उनसे कोई मिक्स बनता है शब्द, फिर पद और फिर वाक्य। सबकी डेफिनेशन नीचे लिख रखी है, एक एक लेंगे। मुख से निकलने वाली प्रत्येक पूर्ण और स्वतंत्र आवाज़ ध्वनि कहलाती है। जो मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये भी तो ध्वनि है, ठीक है। भाषा का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इकाई है यहाँ पर। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, जैसे कि क, च, आधा अक्षर। इस क में अगर एक ही मात्रा मिलेगी ना, तब जाके एक क बनेगा, ये भी आधा है, और ये वर्ण कहलाता है। वर्ण हमेशा आधा ही होता है, सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। जैसे कि र है, इस र में मैं आ की मात्रा मिलाऊंगा, ठीक, फिर मैं लिखूंगा, फिर इसमें एक ही मात्रा मिलाऊंगा, तब जाके राम बनेगा। ये तो बनेगा रा, ये बनेगा मैं पूरा, मतलब राम, ऐसे बनता है। ये वर्ण है, समझ में आ गई? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और भाषा का लिखित रूप, जैसे मैं लिख के समझाया आपको, ये वर्ण कहलाता है। फिर वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये सब शब्द बन गया, जैसे कि रा प्लस में राम, शब्द बन गया। कोई 2 वर्ण मिक्स साथ में जुड़ के वर्ण बन गया।
फिर वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं, एक स्टेप बन जाना पूरी सेंटेंस, राम स्कूल जाता है ऐसे। फिर शब्दों का सार्थक योग आपस में एक पूरा सेंटेंस पैराग्राफ वो मान लीजिए, वो वाक्य कहलाता, पूरा कहता है ना ये पूरा एक वाक्य है, वाक्य कहलाता है। सिंपल, ये 5 टाइप के प्रकार, 5 की डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। फिर कोई छोटी मोटी कुछ बातें हो रही, जैसे कि विभाषा। विभाषा क्या है? जैसे भाषा पढ़ापन है, बोली पढ़ापन है, उपभाषा पढ़ापन है, लिपि पढ़ा, वैसे ही विभाषा भी है, एक है जो प्रांतीय आधार पर बोलियों का वर्गीकरण जिसमें भाषा का रूप निर्मित होता है, विभाषा कहलाती है। जैसे कि राजस्थानी है तो राजस्थानी वैसे हिंदी से ही निकली है, लेकिन एक लोकल जगह बोली जाती है, पंजाबी, भोजपुरी, एक फिक्स लोकल जगह बोली जाने वाली लैंग्वेज है, उसे अपन विभाषा कहते हैं। ठीक है, यानी कि भाषा की टाइप है ये। तो इस तरीके से ये आज की क्लास थी, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आई थिंक आपको मज़ा आ गया होगा पढ़ के, कुछ भी पीछे नहीं बचा है। अब करना क्या है, अब एक आपका शानदार सा टेस्ट होगा, इसको अच्छे से पढ़ लेना। वो टेस्ट मैं कभी बता दूंगा, 4-5 दिन का टाइम है आपके पास में, अच्छे से इसको याद कर लो, एक एक लाइन को ईमानदारी से याद करना है और बिल्कुल ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ में ये टेस्ट देना है। जो लाइव टेस्ट होगा आपका बड़ा शानदार, और भी कोई चीज़ें मुझे लगेगी कि कुछ ऐड करना चाहिए वो इस टेस्ट में जोड़ दी जाएगी। शानदार टेस्ट होना चाहिए। और आपको, अब मैं अभी इतने दिन कभी नहीं बोला था, लेकिन आपको हर क्लास को हर स्टूडेंट तक पहुँचानी है, शेयर करनी है। मतलब कम से कम आपको 500+ स्टूडेंट लेके आना है, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे अपने पास में मज़ा उतना आएगा। लाइव क्लास में इससे ज़्यादा क्लास में 1000+ लोग आने चाहिए। ठीक है, इतनी शानदार अगर स्टडी मिल रही है किसी को, क्योंकि खूब सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास में अपनी क्लास नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तो आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने स्कूलों के अंदर या अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताएं कि यहाँ पर 12th क्लास की जो है फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी चलेगी, बिल्कुल मुफ्त हमेशा के लिए। ये ध्यान रखना, कॉम्पिटिशन वाला चैनल भी बिल्कुल सब फ्री है। कहीं पर भी इतनी मेहनत के साथ में दोनों लैंग्वेज साथ में आपको नहीं मिलती। लाइव टेस्ट लिया जाता है, आपके बारे में कितना तगड़े तगड़े प्लान लेके आता हूँ, क्योंकि बस पढ़ाना है, मैंने अपना मकसद है। तो सभी तक क्लास पहुँचनी चाहिए, ये आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जैसे भी करो, चाहे शेयर करो, चाहे किसी को बताओ, ये आपको ज़रूर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जितने आएंगे उसमें क्या हौसला डबल हो जाता है। आप भी पढ़ोगे, मज़ा आएगा, और आपका भी कंपटीशन में थोड़ा मज़ा आएगा, कौन से क्या क्या स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या क्या रिजल्ट देख रहे हैं। क्योंकि थोड़े दिन बाद में मैं कुछ रिटर्न प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर कुछ करने वाले हैं अपन, जिस पे आप कुछ मुझे आंसर लिख के दोगे, मैं आपकी कॉपी चेक करूँगा, फिर वापस एक दिन रिजल्ट भी जारी करेंगे। तो लेकिन थोड़े बच्चे बढ़ेंगे तब मज़ा आएगा, ये आपको काम करना है। ठीक है, ओके।